आपको शायद पता भी नहीं हो, लेकिन पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट के पास एक ऐसी पावर है जो किसी हथियार से कम नहीं है। एक ऐसा लीगल वेपन जिसे इलीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ 24 घंटे में इंडिया से बाहर निकाला जा सकता है। सिर्फ एक नोटिस, एक डेजिग्नेटेड बॉर्डर रोड और 24 घंटे, और ये वेपन सिर्फ और सिर्फ आसाम के पास है। पुराने ज़माने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ आसाम को डेलीगेट की थी, बाकी किसी स्टेट को नहीं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये वेपन 75 ईयर्स तक लॉक्ड रहा, धूल जमा होती रही, किसी गवर्नमेंट ने उसे टच तक नहीं किया, जब तक 2025 में हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये फाइल खोल नहीं दी और आसाम ने एक ऐसे स्टेप लिया जो इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। आज की कहानी उसी 75 ईयर्स पुरानी फाइल की है, उसी लीगल हथियार की कहानी जो अब एक्टिवेट हो चुका है। ये पूरे इसी को समझने के लिए हमें 1950s में जाना होगा। जब पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से लोग भाग भाग कर आसाम आ रहे थे। इस बार ये माइग्रेशन नेचुरल नहीं था, ये सर्वाइवल माइग्रेशन था। रायट्स, परसिक्यूशन, डर सब मिलकर एक बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस बन रहा था, और इसकी वजह से आसाम की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हिल रही थी और सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ रहा था। तब इंडिया ने एक स्पेशल लॉ पास किया, इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950। ये लॉ इतना ताकतवर था कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स असम की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करे तो असम गवर्नमेंट उन्हें 24 घंटे में बॉर्डर से बाहर भेज सकता है। किसी कोर्ट की परमिशन नहीं, कोई डिप्लोमेटिक पेपर वर्क नहीं, कोई बांग्लादेश की अप्रूवल नहीं। पर सवाल ये है कि 75 ईयर्स तक ये लॉ यूज क्यों नहीं हुआ। असम के पहला सीएम गोपीनाथ बोरदोलोई ने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया था, लेकिन अप्रैल 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्ट असम के सीएम को एक लेटर लिखा, इट वुड बी मोस्ट अनवाइज टू टेक एनी एक्शन अंडर दैट एक्ट नाउ। हमारा मेन पर्पस माइनॉरिटीज का डर खत्म करना है। नेहरू की टेंशन ये थी कि अगर असम इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने लगे तो पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान नाराज हो जाएंगे और नेहरू लियाकत पैक्ट टूट जाएगा। दिल्ली ने इसलिए डायरेक्टली ऑर्डर दिया कि इस लॉ का इस्तेमाल मत कीजिए, और उस दिन से 1950 एक्ट एक डस्टी शेल्फ में बंद हो गया, उसका नाम तक नहीं लिया गया। और 75 ईयर्स बाद सिचुएशन फिर वही है। वेस्ट बंगाल में SIR क्रैकडाउन हो रहे हैं, नेपाल बॉर्डर्स में माइग्रेंट्स भागकर निकल रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, और एज ऑलवेज आसाम सबसे ज़्यादा प्रेशर में है। डेमोग्राफिक चेंज, आइडेंटिटी फेयर, लोकल टेंशंस, और लोग पूछ रहे हैं कि एक्शन कब होगा। और तब एक पुरानी फील्ड फिर से खुली। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के DC ने 19 नवंबर में 5 लोगों को नोटिस दिया, 2 फैमिलीज, 4 महिलाएं और 1 आदमी। उन लोगों का नाम है हनूफा, मरियम नेसा, फातिमा, मनवारा और अमजद अली। नोटिस सिंपल था। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक डिक्लेयर्ड फॉरेनर है, आपकी प्रेजेंस जनरल पब्लिक और इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। आपको 24 घंटे के अंदर धुबरी, श्रीभूमि, साउथ सालमरा मानकासर के रोड से असम और इंडिया छोड़ना होगा, और अगर नहीं गए तो 3 साल की जेल होगी और फिर भी इंडिया से बाहर भेजा जाएगा। ये मोमेंट हिस्टोरिक था क्योंकि ये 1958 का पहला इम्प्लीमेंटेशन था। बट एक बड़ा क्वेश्चन बाकी था, आखिर ये लोग इलीगल कैसे डिक्लेयर्ड हुए? 24 घंटे में आइडेंटिटी कैसे कन्फर्म होती है? इसी का जवाब सुप्रीम कोर्ट देता है। असम का पूरा सिटीजनशिप मैकेनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 1960s में जब इस एक्ट के अंदर मास एक्सपल्सन पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तब सेंटर ने डिसाइड किया कि हर केस को किसी जुडिशियल अथॉरिटी से गुजारना चाहिए। इसी पर्पस से 1964 में पहला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का रोल सिंपल नहीं लेकिन क्लियर है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन फॉरेनर है या नहीं। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट को अपहोल्ड किया, जो असम के लिए एक स्पेशल सिटीजनशिप फ्रेमवर्क है।
इस जजमेंट के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्लेम किया कि 1958 के थ्रू स्टेट को स्वीपिंग पावर्स मिलते हैं और डेप्यूटी कमिश्नर प्रीमा फेसी एविडेंस के बेसिस पर डायरेक्ट एक्सपल्सन ऑर्डर्स दे सकता है। और इसके बाद सितंबर 2025 में असम कैबिनेट ने एक एसओपी अप्रूव किया जो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का नया रूल बुक है। डीसी को अगर पुलिस या किसी सोर्स से इन्फो मिले कि कोई सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स है तो वो उस व्यक्ति को सिर्फ 10 दिन का टाइम देगा अपने सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। अगर डीसी को लगता है कि ये एविडेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो वो इस एक्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सपल्सन ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें 24 घंटे का टाइम और स्पेसिफिक रोड मेंशन होगा। सोनितपुर के केस में ये 5 लोग ऑलरेडी 24 अक्टूबर 2025 को एफटी के थ्रू डिक्लेयर्ड फॉरेनर बन चुके थे। फिर उन पे ये 24 आवर ऑर्डर्स अप्लाई हुआ। इसीलिए असम गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वो कोई नया स्टेटस डिसाइड नहीं कर रही है, सिर्फ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क प्लस आईएए को साथ में यूज़ कर रही है। लेकिन एसओपी का वो हिस्सा जो डीसी को डायरेक्ट पावर्स देती है सस्पेक्टेड लोगों को एक्सपेल करने का, वही आज की सबसे बड़ी लीगल कंट्रोवर्सी है। अब नेचुरली सवाल उठ रही है कि 24 आवर्स इज टू हार्श। गलती से इंडियन सिटीजन्स को निकल दिया तो क्या ये कॉमनवेल्थ टारगेटिंग का टूल बन सकता है? क्या ड्यू प्रोसेस का ये मर्डर है? असम गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि इलीगल इमिग्रेशन ने असम के आइडेंटिटी और सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A को आफल करके उनका लीगल फ्रेमवर्क वैलिडेट किया है और आईएए प्लस नया एसओपी उन्हें फास्ट ट्रैक एक्शन लेने का राइट्स देते हैं। असम डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा है। एनआरसी, ट्रिब्यूनल्स, डिटेंशन सेंटर सब कुछ असम ने देख चुका है। लोगों को लगता है कि सिस्टम स्लो है, कन्फ्यूजिंग है और बेअसर है। ऐसे में जब एक ऐसे लॉ जो 1950 में पार्टीशन के दौर में बना था 2025 में दोबारा एक्टिवेट होता है और किसी को कहता है नॉट 10 ईयर्स, सिर्फ 24 घंटा, तो ये सिर्फ लीगल स्टेप नहीं, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेजिंग भी है कि इस बार स्टेट सीरियस है। पर साथ ही ये एक मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट भी है कि इंडिया इलीगल इमिग्रेशन को कैसे हैंडल करेगा, एक्स्ट्रा फास्ट एक्सपल्सन से या स्लो लेकिन लेयर्ड ड्यू प्रोसेस से। ये कहानी सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन की नहीं थी, ये कहानी थी एक पुराने लॉ की जिसे इंडिया ने लगभग भूल चुका था, लेकिन आज असम ने उस लॉ को दोबारा जिंदा कर दिया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं होगा। जो एग्जाम्पल यहाँ सेट होगा वो कल को इंडिया के बाकी स्टेट के लिए भी रेफरेंस बन सकता है। अगले कुछ सालों में क्या होगा? क्या ये मॉडल दूसरे स्टेट्स भी फॉलो करेंगे? क्या ये 24 आवर्स एक्सपल्सन इंडिया का नया स्टैंडर्ड बनेगा? टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो फिलहाल क्लियर है, असम हैज़ प्रेस्ड द ट्रिगर एंड द स्टोरी हैज़ जस्ट बिगन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर देना और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।